डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में शुरू करने से पहले हम जो पीछे वाला हमने जो भी किया था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी मैथ में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हिंदी में जो चैप्टर का नाम है वो है द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण। इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 4.2, यानी कि एक्सरसाइज 4.2, उसको हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। तो उसके जो 3 सम थे वो यानी कि रह गए थे लास्ट के, तो उन तीनों सम को ही आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जो सम नंबर है 4 वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सम देखिए, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्या करना है, जो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको निकालना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके जो स्क्वायर है यानी कि वर्ग है उनका जो वर्गों का जो जोड़ है यानी कि सम है वो कितना है, 365 है, यानी कि 365 है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो क्रमागत होनी चाहिए, यानी कि लगातार होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए, और दूसरी बात पॉजिटिव होनी चाहिए। और तीसरी बात इसमें यह कहा कि उनके जो स्क्वायर का जो योग है यानी कि वर्गों का जो योग है वो कितना है, 365 है। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। हिंदी में लिखेंगे तो पहला धनात्मक पूर्णांक जो कि x होगा, और दूसरा क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। लगातार है तो इसका मतलब उससे एक ज़्यादा होगा या फिर उससे एक कम होगा। तो हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो ये दोनों हमारे पास मतलब पॉजिटिव इंटीजर आ चुके हैं। हमें इनके जो स्क्वायर का सम है वो हमें दे रखा है 365। तो चलिए वो हम लिख देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स कितना है, 365 है, 365। तो देखिए इसका और इसका हमें स्क्वायर दे रखा है और उनका सम है। तो चलिए हम कर देते हैं x का स्क्वायर और प्लस जो सेकंड वैल्यू है यानी कि x + 1, इसका स्क्वायर। इन दोनों का सम हमने कर दिया, वो है 365। यही हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमने कर दिया है। तो चलिए इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं, तो ये तो सेम ही रहेगा x स्क्वायर, और प्लस जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यानी कि a की स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और प्लस b की स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस 2ab यानी कि 2 × x × 1, तो यानी कि 2x हो जाएगा। और सामने कितना है, 365 है, वो हम इधर ले आएंगे, वो माइनस का हो जाएगा 365, और इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब देखिए ये कितने हो चुके हैं, 2x² हो गए हैं, और ये प्लस का 2x है, प्लस का 2x, और 365 माइनस का है और प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 364 बचेगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है यानी कि समीकरण है वो क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, यानी कि 2 से भाग हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 से भाग करने पर, या फिर डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बन जाएगी, देखिए ये हो जाएगी x² और प्लस का x और माइनस का ये 364 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 182 और इक्वल टू 0। ये क्यों आया, ये हमने साइड में लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, और हिंदी में लिखेंगे तो 2 से भाग करने पर। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, इसको हमने आगे सॉल्व करना पड़ेगा, और वहाँ से हमारे पास दोनों जो इंटीजर्स हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x² + x और -182 इक्वल टू 0। देखिए हमें यहाँ पे जो मर्जी मेथड हम लगा सकते हैं, तो हम गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, और हिंदी में लिखेंगे तो गुणनखंड विधि से।
देखिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। हमें ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। पहले तो वो आएगा 182, यानी कि 182 ही आएगा, 182 आएगा। अब हमें इस बी वाले पार्ट के ऐसे दो टुकड़े या फैक्टर बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस करने पर तो 1x ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 14 एंड 13, यानी कि 14 और 13। तो एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 14x माइनस 13x और माइनस का 182 है और इक्वल टू क्या है, 0 है। अब ये 13 और 14 ये कैसे आए आपस में, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। 182 जो है हमारा मेन, उसी को लेके चलना पड़ेगा 182, और उसके हमने क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर यानी कि इसके एलसीएम लेने पड़ेंगे, हमें फैक्टर गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। वो देखिए सबसे पहले 2 पे जाएगा 91, फिर उसके बाद में 7 पे जाएगा 13। तो इनको हम एडजस्ट कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे है ये 13। इनकी आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे तो वो 1x ही आएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो दोनों फैक्टर होंगे वो कौन से होंगे, 14 एंड 13 होंगे। तो चलिए उसी पेज पे चलते हैं। अब देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 14, और यहाँ से दोनों में 13 कॉमन आ जाएगा, वो भी माइनस का, तो यहाँ से भी क्या बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x प्लस 14 यहाँ भी है और x प्लस 14 इधर भी है, तो इन दोनों में फिर कॉमन आ जाएगा x प्लस 14, तो x प्लस 14 फिर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 13, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार तो इसके सामने 0 रखेंगे और एक बार इसके सामने 0 रखेंगे, वहाँ से दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। तो चलिए रखते हैं हम x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 13। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए थे, यानी कि धनात्मक होने चाहिए, तो हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम इसको लेके चलेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः जो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक है वो 13 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 13, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर वो हो जाएगा 14, यानी कि उससे एक ज़्यादा होगा, हमने x प्लस 1 लिया था, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो चलिए उसके बाद में जो नेक्स्ट सम है यानी कि 5th, उसकी तरफ चलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है जिसका एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई यानी कि परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो इसके आधार से कितनी कम है, बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। कौन, एल्टीट्यूड, यानी कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार से कितनी कम है, 7 कम है। इफ़ द हाइपोटेनस यानी कि विकर्ण, हाइपोटेनस जो तीसरी बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं, वो 13 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। फाइंड द अदर 2 साइड, हमें दोनों जो दूसरी साइड है भुजाएं हैं उनको हमें निकालना है। हमें यहाँ पे कर्ण दे रखा है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि जो ऊंचाई है यानी कि हाइट है वो बेस से 7 कम है, यानी कि आधार से 7 कम है, तो आधार को लेट कर लेंगे यानी कि बेस को लेट करेंगे। लेट जो बेस है वो हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, हिंदी में लिखेंगे आधार, और एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, एल्टीट्यूड वो कितना कम है, 7 कम है, तो x माइनस 7 कर देंगे सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें दे रखा है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस और हिंदी मीडियम में लिखेंगे कर्ण। तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर एक थ्योरम अप्लाई होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल की जो तीनों साइड है उनके बीच में एक रिलेशन तो हमें मतलब दिखाना ही पड़ेगा, तभी हमारी ये साइड आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बेस का जो स्क्वायर होगा और प्लस में परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल होगा कर्ण का स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू फिल कर देंगे, बी हमारा कितना है, बेस कितना है, एक्स है, तो यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में पी का स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू एच का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर और प्लस ये ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी कि 49 और माइनस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7, तो यानी कि 14x, और इक्वल में है 13 का स्क्वायर यानी कि 169। तो चलिए इसको हम आगे वाले पेज पे करते हैं। पहले तो इनको देख लेते हैं, ये कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद में 14x है वो माइनस का है तो वो हम लिख लेते हैं माइनस का 14x। फिर उसके बाद में ये 169 है वो इधर जब आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे प्लस के 49 पड़े हैं, तो इसमें से ये 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 120 बच जाएगा। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 120 और इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखिए ये पूरी जो इक्वेशन है वो 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 से भाग करने पर, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60। ये क्यों आया, ये हम लिख देंगे डिवाइड बाई 2, और हिंदी में लिखेंगे तो 2 से भाग करने पर, डिवाइड बाय 2। देखिए अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 है इसके। तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे वो देखिए, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अब हमें 7 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 60 यानी कि 60 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 12 और 5, ये नॉर्मल है। 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो हम ये डायरेक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 12x और माइनस का 5x, क्योंकि 12 में से 5 जाएंगे तभी 7 बचेंगे, और माइनस का 60 है ये, और इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लगा लेना। तो यहाँ से देखिए हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5x, और माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, ये x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 12, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा प्लस का 5, तो फिर यहाँ से भी क्या बचेगा x माइनस 12 बच जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए x माइनस 12 यहाँ भी है और x माइनस 12 यहाँ भी है, तो x माइनस 12 फिर कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार तो ये 0 के सामने रखेंगे और एक बार इस वैल्यू को 0 के सामने रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएगी x की। तो चलिए निकाल लेते हैं, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। तो हमें पता है कि जो नेगेटिव है वो तो हो ही नहीं सकती, हाइट वगैरह जो भी है ट्राइंगल की, तो ये हमें सॉल्यूशन नहीं लेना, हमें इसको लेके चलना है। तो यानी कि हमारा जो बेस है वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सो जो बेस है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है हिंदी मीडियम के लिखेंगे आधार, और यहाँ पे ऊंचाई एल्टीट्यूड, वो कितना हो जाएगा, इससे 7 कम था ना, तो 12 माइनस 5 यानी कि 7, सॉरी 5 नहीं 7 माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद में जो लास्ट सम है इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का वो हम कर लेते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस
ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। जो एक इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, वो एक दिन में क्या कर लेती है, कुछ नंबर ऑफ यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ क्या कर लेती है, जो पोल्ट्री आर्टिकल्स है उनको मतलब बना लेती है एक दिन में, यानी कि जो बर्तन है वो बनाती है एक दिन में, कुछ हमें पता नहीं कितने बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ए पार्टिकुलर डे, एक किसी निश्चित दिन ये मतलब ऑब्जर्वेशन की गई कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कि उस दिन जितने भी बर्तन बने थे उनके दुगने से 3 रुपये ज़्यादा थे। यानी कि सपोज कीजिए एक दिन में हमने 10 बर्तन बनाए थे, तो एक बर्तन की जो कीमत है वो कितनी होगी, इसके दुगने से 3 ज़्यादा, यानी कि इसका डबल क्या होगा 20, और उसमें 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 रुपये। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 23 रुपये होगी। अगर मान लो उस दिन 10 बर्तन बनते हैं, तो अगर मान लो उस दिन x बनते हैं तो फिर उस दिन की कॉस्ट क्या होगी, डबल से 3 ज़्यादा, यानी कि 2x + 3 हो जाएगी एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो इस तरह से हमें लेट करना पड़ेगा कि जो बर्तन बने थे उस दिन वो कितने थे, x थे, और एक की जो बर्तन की जो कॉस्ट होगी यानी कि कीमत होगी वो कितनी होगी, उसके दुगने से 3 ज़्यादा, यानी कि 2x + 3। तो यहाँ से ये हमें निकल के आया सामने। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, ये कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट थी उस दिन की, जितने भी बर्तन बने थे उन सभी की जो कीमत अगर हम देखें तो वो कितनी थी, ₹90, यानी कि 90 रुपये थी। फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हमें ये निकालना है कि उस दिन कितने बर्तन बने थे और प्रत्येक आर्टिकल की हमें कॉस्ट भी निकालनी है, यानी प्रत्येक जो नग है उसकी हमने कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, हिंदी में लिखेंगे तो माना जो प्रत्येक यानी ये नंबर ऑफ जो नग है यानी कि जो टोटल नग है वो कितने होंगे वो हम लिख देंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि नगों की संख्या वो हमारी हो जाएगी x, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल यानी कि एक नग की कीमत, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वो इसके डबल से 3 ज़्यादा है, तो यानी कि 2x + 3 हो जाएगी, इतने रुपए होंगे ये। तो अब देखिए हमें टोटल जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो हमें दे रखी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कुल जो उत्पादन हुआ था उसकी कुल कीमत कितनी है, वो हमारे पास हो जाएगी कितनी दे रखी है हमें, 90 रुपीज़, यानी कि 90 रुपये दे रखे हैं। तो इतने तो आर्टिकल बने थे और इतने की एक आर्टिकल की कीमत है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 90 आना चाहिए, तो वही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं x × 2x + 3 = 90 रुपीज़। जैसे मान लो इतने हमने वो आर्टिकल बनाए थे x, और एक की कीमत इतनी है, तो टोटल की कीमत कितनी हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई ही होगा, तो वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, और टोटल हमें पता है 90 रुपये बनते हैं, तो वो हमने यहाँ पे 90 रुपीज़ शो कर दिया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² और +3 को x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और ये 90 हम इधर ले आते हैं माइनस का, और इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, मर्जी का जो हम मेथड लगा सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक मेथड लगाओ, चाहे फैक्टराइजेशन हो, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो। तो हम यहाँ पे गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए पहले ही इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, 2x² + 3x - 90 = 0। हमें a और c की मल्टीप्लाई करनी है सबसे पहले, तो जो कि आएगी 180 यानी कि 180। अब हमें 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 15 और 12, यानी कि 15 और 12। तो वो हम लिख देते हैं 2x² + 3 की जगह हम लिख देंगे 15x - 12x, और माइनस का 90 है,
और इक्वल टू कितना है 0 है। ये 15 और 12 कैसे आया वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए हमें 180 को लेके चलना है। 180 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो देखिए वो क्या बनेंगे, पहले 2 पे जाएगा 90 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 45 आएगा, फिर 3 पे जाएगा 15 आएगा, फिर 3 पे जाएगा तो 5 आएगा। तो हमारे पास वैल्यू आई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमें इन सभी वैल्यूज़ को 2 वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 ही वैल्यू बनानी है। वो देखिए हम क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 यानी कि 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हमें पता ही है 180 ही आएगी, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना आएगा 3 आएगा। तो हमें यही चाहिए था कि 3 डिफरेंस आए, या प्लस या माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 180 आए। तो जो कि आ चुका है। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे 12 एंड 15। तो चलिए वापस उसी पेज पे चलते हैं। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2x², ये प्लस का 15x होगा, और माइनस का 12x होगा, और माइनस का 90 है, और इक्वल टू क्या है 0 है। तो चलिए इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आएगा, ओनली x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x और प्लस का 15, और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आएगा, क्या 12 की टेबल में 90 आएगा, नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पे 6 आएगा, 6 की टेबल में 90 आ जाएगा, तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये माइनस हो रहा है वापस। तो यहाँ पे 15 आएगा और इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो अब देखिए 2x प्लस 15 है, तो 2x प्लस 15 हमने यहाँ पे लिख लिया है, और यहाँ पे भी 2x प्लस 15 है, तो इन दोनों में हमने ये कॉमन निकाल लिया है बाहर। तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 6, और इक्वल टू क्या आएगा 0। तो एक बार इसके सामने 0 रखेंगे और एक बार इसके सामने 0 रखेंगे। तो चलिए हम रख लेते हैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। देख लेते हैं दोनों वैल्यू यही है क्या, 2x प्लस 15 और x माइनस 6, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो ये 15 आके इधर माइनस का होगा, और ये 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में, और इधर से x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव के अंदर, यानी कि 6। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो टोटल जो नंबर ऑफ आर्टिकल थे वो कितने थे 6 थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो टोटल आर्टिकल्स या नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो जाएगा 6। और यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे तो जो नगों की जो संख्या है वो 6 हो जाएगी। और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि प्रत्येक नग की कीमत, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो हो जाएगी इसके डबल से 3 ज़्यादा। तो 6 का डबल कितना होगा 12, यानी कि 12, और 3 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इतने रुपए लिख देंगे हम। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।